ट्रक को राजन ने एक जगह रोक दिया। जहां चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर फैली हुई थी। राजन ने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। पास ही एक गहरा खड्ड नज़र आ रहा था। वो बोला, सब लोग नीचे उतर आओ। क्या यहीं डेरा जमाने का इरादा है? इकबाल ने पूछा। सब नीचे आ गए थे। यहाँ तो हमें आसानी से देख लिया जाएगा। मैं यहाँ डेरा डालने के लिए नहीं उतरा। इस ट्रक को ठिकाने लगाना चाहता हूँ, क्योंकि टायरों के निशान की सहायता से वो लोग हमें आसानी से खोज लेंगे। गुड, तो तुम ट्रक से छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ, सामान उतारो, इस ट्रक को खड्ड में धकेलना है। सबने मिलकर ज़रूरी सामान उतारा और फिर धक्का देकर ट्रक को गहरे खड्ड में ढकेल दिया। ट्रक लुढ़कता हुआ खड्ड में जा गिरा। फिर एक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। शायद पेट्रोल की टंकी फट गई थी। फिर सबने अपनी अपनी पीठ पर सामान लादा और चल पड़े। उन्होंने एक खड्ड पार करा। बर्फ अभी भी गिर रही थी। यहाँ कभी कभी 1-1 मीटर तक बर्फ गिरती है, चकाई ने बताया। तब तो हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, वरना हमारी कब्रें यहीं बन जाएंगी, राजन ने कहा। लेकिन यहाँ तो कोई सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं दे रहा। कोई गुफा तलाश करनी होगी। इस इलाके में कोई गुफा ज़रूर होगी। गुफा तलाश करते करते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। सलमा भी साथ होती तो एक साथ बूढ़े होते, एक जवान तो ना रह जाता। शोभा व सलीम हंस पड़े। राजन बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, तुम शैतान से भी ना जाने कितने जूते आ गए हो। किसी दिन इंची टेप से नाप कर बता दूंगा, परेशान क्यों होते हो? मैं अभी नाप देता हूँ। कहते हुए राजन ने जैसे ही घूसा बनाया, इकबाल फुर्ती से शोभा के पीछे होता हुआ बोला, नाप लिया, तुम्हारे घूसे के बराबर है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर फिर चीनी सैनिक आ गए तो हंसी धरी की धरी रह जाएगी, राजन बोला। किसी ने उत्तर नहीं दिया। सब चलते जा रहे थे। बर्फ गिरना बंद हो गई थी। कई जगह से बादल भी फटता नजर आ रहा था। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, जिसके कारण सर्दी बढ़ गई थी। इस समय वो लोग चटियल मैदान में चल रहे थे, जिसमें छोटी व विशाल चट्टानें बिखरी हुई थीं। चांदी की तरह हर तरफ बर्फ चमक रही थी। एकाएक राजन रुक गया और चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। क्या हुआ? शोभा ने पूछा। मौत आ रही है। कहाँ? कैसी है? सुंदर या बदशक्ल? इकबाल ने कई प्रश्न कर डाले। मौत बदसूरत ही होती है प्यारे। मैं बहुत बड़े दिल का इंसान हूँ, उसे भी गले लगा लूँगा। तो गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, जेट विमानों के रूप में आ रही है। अरे बाप रे! फिर सबकी नज़रें आकाश की तरफ उड़ गईं। दूर उन्हें 4 काले धब्बे दिखाई दिए जो तेज़ी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही पल कानों में गड़गड़ाहट का स्वर गूंजा। अब क्या होगा? पवन बोला। यहाँ तो कहीं छिपने की जगह तक नहीं है। वे आसानी से बमों के सहारे हमारे चिथड़े उड़ा देंगे। तेजी से मेरे साथ आओ, राजन ने कहा। लेकिन कहाँ? वो देखो, एक पहाड़ का सिरा काफी आगे निकला हुआ है, हम उसके नीचे शरण ले सकते हैं। फिर सब उस तरफ भागने लगे। अगर उन्होंने हमें भागते हुए देख लिया तो? जो होगा देखा जाएगा। सब भागते हुए उस पहाड़ के नीचे पहुंचे तो चौंक उठे। उसमें एक दरार दिखाई दे रही थी। सब उस दरार में घुस गए।
आगे जाकर उसने गुफा का रूप ले लिया। शोभा ने बैग से 2 मोमबत्तियां निकालकर जला ली। गुफा में चाहे थोड़ी गंदगी थी, लेकिन फिलहाल वहां शरण लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। यहाँ खाना खाकर हम आराम करेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है, राजन ने कहा। फिर सब वहाँ बैठ गए। खाना निकाल लिया गया। विमान की गड़गड़ाहट की आवाज़ अब तेज़ हो गई थी। शोभा बोली, राजी, कहीं वो लोग यहाँ छाता सैनिक ना उतार दें। अगर हम यहाँ घेर लिए गए तो चूहे की मौत मारे जाएंगे। विलियम, राजन ने आदेश दिया, तुम जाकर देख कर आओ बाहर क्या स्थिति है। विलियम बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ मिनटों के बाद उसने आकर बताया कि विमान बहुत नीची उड़ानें भर रहे हैं। उन्हें हमारे यहाँ होने का आभास तो नहीं हो गया? अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर बमबारी करते। तब भी हमें असावधान नहीं रहना चाहिए। खाना खाने के बाद राजन बोला, इकबाल आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। वही देखने जा रहा हूँ कि कितना खतरा है। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहोगी, राजन ने सख्त स्वर में कहा। चिंता मत करो भाभी जान, हम बाहर बर्फ़ में कबड्डी खेलकर 20 मिनट में वापस आते हैं, इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। शोभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजन को इस तरह देख रही थी जैसे शिकायत कर रही हो, तुम बहुत गंदे हो राजी, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। दोनों बाहर आ गए।